Hello, my dear students. Once again, I am here to discuss with you a topic of chapter Chemical Control and Coordination. ये चैप्टर जैसा कि पहले भी बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत क्लोजली एफिलिएटेड है। यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके हार्मोन्स और उनके पूरे बॉडी पे क्या इन्फ्लुएंस होता है ये सीखने को मिलता है। और अगर बाय द वे हाइपोसिक्रीशन हो, यानी कि नॉर्मल से कम क्वांटिटी में अगर वो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या उसका अपोजिट हाइपर सिक्रीशन हो, नॉर्मल से ज़्यादा वो हार्मोन सिक्रीट होने लग जाए, तो बॉडी पे क्या एडवर्स इफेक्ट उससे आएंगे, वो सब चीज़ देखनी होती है। क्या क्या डिजीजेज उससे हो सकती हैं, उस पर कई क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं नीट के अंदर। तो आइए आज के लेक्चर में हम एक और एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस करने जा रहे हैं, थायराइड ग्लैंड। इससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पे सीधे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे पहले है इसका ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, वो होता है एंडोडर्मल, यानी कि एम्ब्रियो के एंडोडर्म से डेवलप होती है। दूसरा आता है इसका लोकेशन, ये बॉडी में कहाँ होती है, तो ये हमारे ट्रेकिया के फ्रंट साइड में, यानी कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। ट्रेकिया के बाहर क्या होती हैं, ट्रेकियल रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, तो ये इस नंबर की रिंग के बीच में लोकेटेड होती है। ये बाइलोब्ड ग्लैंड है, इट इज ए बाइलोब्ड ग्लैंड, दो लोब्स की बनी होती है। दोनों लोब्स ट्रेकिया के इधर साइड लोकेटेड होते हैं, यानी कि अगर हम ट्रेकिया को इस तरह से ड्रॉ करें और इस पर ये कार्टिलेजिनस रिंग शो कर दें, तो ये ग्लैंड कुछ इस तरह से नोड्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस जगह लोकेटेड है। बाइलोब्ड ग्लैंड है, 25 to 30 ग्राम्स इसका वेट होता है। दोनों लोब्स आपस में कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए स्थमस से कनेक्टेड रहती हैं। दिस इज थायराइड। ये येलो कलर से बनाया स्थमस ब्रिज, स्थमस का मीनिंग होता है ब्रिज, दो स्ट्रक्चर को लिंक करने वाला स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये एंडोक्राइन टिश्यू नहीं है, एंडोक्राइन टिश्यू क्या है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। एक एंडोक्राइन ग्लैंड जब हार्मोन प्रोड्यूस करती है तो हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है, तो यहाँ पे ब्लड की अच्छी खासी सप्लाई होती है। ब्लड जब आता है किसी भी ऑर्गन में, ये भी एक ऑर्गन है, तो किससे आएगा, आर्टरी से आएगा। जब वो ब्लड एंटर करेगा तो वो किससे एंटर करेगा, आर्टरी से एंटर करेगा। और जब ब्लड वो लीव करेगा इस ऑर्गन से, तो किससे लीव करेगा, वेन से लीव करेगा। तो हार्मोन किस ब्लड में होंगे, नेचुरल है वीनस ब्लड के अंदर होंगे, वो ब्लड जो वेन्स में प्रेजेंट है उसमें हार्मोन्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आर्टरी वाले में हार्मोन नहीं होते, उसमें हार्मोन कम होते हैं। मेन जो हार्मोन की कंसंट्रेशन इमीडिएटली जो अपने को डिटेक्ट करनी होती है वो वीनस ब्लड के अंदर मिलती है। देखिए इस ग्लैंड को अगर अपन इंटरनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो एक ट्रांसफर सेक्शन लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी की तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये फॉलिकल्स से पैक्ड है ये ग्लैंड, और जिन सेल्स से ये फॉलिकल्स बनते हैं वो सेल्स कहलाती हैं फॉलिकुलर सेल्स। दिस इज a transfer section that I am drawing on the board, small portion of the transfer section of thyroid gland. thyroid gland के ट्रांसफर सेक्शन को अगर माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाए तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये सेल्स हैं फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल की सेल्स क्या कहलाती हैं, फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकल के बाहर का हिस्सा है, यहाँ पे होती हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स के फॉर्म में ये पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर, ये फॉलिकल अंदर से फ्लूइड से भरे हुए हैं, और ये प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन, प्री एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन्स हैं जिससे थायरोक्सिन और जो दूसरा हार्मोन है T3 वो बाइंड होके रहते हैं। फॉलिकल के बाहर के पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये है स्ट्रोमा या स्ट्रोमल टिश्यू कहलाता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। स्ट्रक्चर आने से आपको क्या होगा, इसके फंक्शन समझने में आसानी होगी। अल्टीमेटली आपको जो पॉइंट आना चाहिए, दैट इज द हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड and their functions, their hyposecretion
एंड हाइपर सिक्रीशन। ये येलो कलर से बना है, दीज आर फॉलिकुलर सेल्स, और ये पूरा एक क्या हो गया, दिस इज थायराइड फॉलिकल। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हमें आने चाहिए। ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल, बिना ब्लड सप्लाई के कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती, और इसके अंदर भरा रहता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये कहलाता है हार्मोन T4, इसी को कह देते हैं थायरोक्सिन। समझ में आ गया? बाहर का है स्ट्रोमा, ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। ये डायग्राम किसका हो गया, ट्रांसफर सेक्शन थायराइड ग्लैंड का। डायग्राम बनाने का एक पर्पस है कि आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सीधे हम आ रहे हैं कि इस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स, विच आर द हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाय दिस ग्लैंड। सो देयर आर two main hormones. One is, as I mentioned on the board, one is thyroxine, which is being produced by thyroid follicular cells. This hormone has got several functions in our body. हम उसको डिस्कस करेंगे जस्ट अभी। और जो दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन, वो प्रोड्यूस कर रहा है पैरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। तो सीधे मैं आ जाता हूं हार्मोन्स पे। हार्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। लेट अस सी थायराइड हार्मोन्स। वन इज थायरोक्सिन T4, सेकंड इज थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। सिंपली इसको कैल्सिटोनिन भी कह देते हैं, शॉर्ट में इसको TCT भी लिख देते हैं। एक ही हार्मोन को किस किस तरह से लिखा जाता है, कई बार क्वेश्चन में हार्मोन को दूसरे नाम से शो कर देते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन और TCT वन एंड द सेम थिंग। थायरोक्सिन T4, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेड बाय अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है, इसका आयोडीन के जुड़ने से फॉर्मेशन होता है। पहले मोनो आयोडो टायरोसिन, एक आयोडीन जुड़ गई, दूसरी आयोडीन जुड़ी डाई आयोडो, तीसरी आयोडीन जुड़ गई ट्राई आयोडो थायरोनिन, और चार अगर आयोडीन जुड़ गई तो टेट्रा आयोडो थायरोनिन। तो यही है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ये क्या है, अमीनो एसिड टायरोसिन का हेलोजेनेशन होने से बना हुआ हार्मोन है। टायरोसिन के किससे जुड़ने से बना, आयोडीन। यानी कि जब ब्लड थायराइड ग्लैंड के अंदर एंटर करता है तो अपने साथ आयोडीन लेके आएगा। उस आयोडीन के साथ में अमीनो एसिड टायरोसिन का जुड़ना होगा, एडिशन होगा आयोडीन का। तो पहले बनेगा मोनो, फिर बनेगा डाई, फिर आएगा ट्राई आयोडोथायरोनिन और फिर आएगा टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये जो हार्मोन है इट इज स्टेबल फॉर्म। दो फॉर्म में ये हार्मोन काम करते हैं। एक्टिव फॉर्म जो है ना वो होता है T3, यानी कि जब किसी भी ऑर्गन में थायरोक्सिन जाएगा तो थायरोक्सिन भी काम करेगा, लेकिन इसकी ज्यादा एक्टिव फॉर्म क्या है, वो है T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोनिन T3 इट इज मोर एक्टिव। अगर अपन बात करें T3 रेशो T4 की तो ये 1:20 है, क्योंकि ये स्टेबल है T4। अगर अपन, ये बात हो गई क्वांटिटी की। अगर हम बात करें एक्टिविटी की तो ये एक्टिवनेस इसकी 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स मोर एक्टिव फॉर्म। कितने गुना ज्यादा, 2 से 3 गुना ज्यादा एक्टिव फॉर्म है T3। काम दोनों का सेम है। अब सबसे पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन मैंने आपसे कई बार कह दिया सेम फंक्शन है, फंक्शंस अलग अलग नहीं है। T3 भी वही काम करता है जो T4 करता है। ज्यादा एक्टिव फॉर्म क्या है, T3। क्वांटिटी ज्यादा किसकी है, T4 की। फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4।
तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट तीनों का मेटाबॉलिज्म करना, ब्रेक डाउन करता है एनर्जी प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को सबसे पहले लिखा है मैंने। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि वो मेटाबॉलिज्म की रेट जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का फंक्शन करता है T3 एंड T4, एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ BMR। सर्वाइवल के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो मिनिमम मेटाबॉलिक रेट है वो कहलाती है उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट, शॉर्ट में उसको बोल देते हैं BMR। उसको बनाए रखता है। अगर ये कम हो गई तो बॉडी के अंदर सीधी बात है एनर्जी के लेवल कम हो जाएंगे, बॉडी लिथार्जिक हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। दूसरा है RBC प्रोडक्शन में भी ये सपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन का RBC के अंदर आना और उसको मैच्योर होकर काम करना, इन सब के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है। बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में इंक्लूड हो गया सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयंस। इनका एक मिनिमम लेवल होता है, उसको बड़ी डेलिकेटली मेंटेन किया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है T3 एंड T4। ये इन जनरल ब्रॉडली इसके फंक्शन है। अगर हम देखें, एक लोअर वर्टिब्रेट है एम्फीबिया। एम्फीबिया में जो एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा फ्रॉग्स, तो उनमें लार्वा होता है। फ्रॉग का लार्वा क्या लाता है? टेडपोल। टेडपोल जब मेटामॉर्फोस करता है, अपने एडल्ट कंडीशन में जाता है, तो वो एडल्ट फ्रॉग के फॉर्म में जाता है। तो ये जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस, ये पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस्ड है इसी से ही। फंक्शंस मैंने पहले ही बता दिया, इसके अलावा और भी हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं थायरॉक्सिन के। अब दूसरा पॉइंट इमीडिएटली जम करके हम आ रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये हार्मोन नॉर्मल से कम प्रोड्यूस हो गया, वो कंडीशन कहलाएगी हाइपोथायराइडिज्म। बॉडी के अंदर T3 एंड T4 के लेवल्स कम हो जाएंगे, ये कंडीशन कहलाती है हाइपोथायराइडिज्म। अब अलग अलग कंडीशंस हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन प्रेगनेंसी, इफ वुमन suffers from hypothyroidism, ये कॉमन प्रॉब्लम है, डॉक्टर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का एक प्रेग्नेंट वुमन में। तो अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए केयरलेसनेस हो गई, ध्यान नहीं रखा किसी ने, तो जो फीटस है जब वो पूरा मैच्योर होके बर्थ होगी, तो जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न बेबी, उसमें जो डिजीज होगी वो कहलाती है क्रिटिनिज्म। डिजीज का नाम क्या है? क्रिटिनिज्म। और वो चाइल्ड है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्रिटिन। हमने ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से चाइल्डहुड में होने वाली डिजीज देखी थी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में भी बच्चे की हाइट बढ़ना रुक जाती है, क्रिटिनिज्म में भी हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि थोड़ी देर पहले लिखा कि एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहा है। तो एनर्जी प्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर बॉडी ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बिना एनर्जी के बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो बच्चे की ग्रोथ यहां पे भी नहीं होगी। लेकिन ग्रोथ हार्मोन से होने वाला ड्वार्फिज्म, उसके अंदर जो चाइल्ड है वो मेंटली इतना रिटार्डेड नहीं होता। यहां तो वर्ड यूज किया जाएगा मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन।
IQ लेवल्स, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये कम होगा, IQ लेवल्स विल बी वेरी लो। बच्चा क्या कहलाएगा? क्रिटिन। डिजीज का नाम क्या हो गया? क्रिटिनिज्म। डीफ म्यूटिज्म हो सकता है, बहरा गूंगापन, डीफ म्यूटिज्म, ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ ग्रोथ रिटार्डेशन भी होती है। IQ लेवल कम हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, बच्चा ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले। ये बीमारी कहलाती क्रिटिनिज्म। अब सपोज कीजिए इस डिजीज को हम ये देखना चाहें कि अडल्टहुड में हो गया, ये तो बात किस में हो गई? चाइल्डहुड में। देखिए ये जो डिजीज है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इट इज मोर कॉमन इन वुमेन एज कंपेयर टू मैन। ज्यादातर किस में देखी जाती है? लेडीज एज कंपेयर टू मेल। इन अडल्टहुड दिस डिजीज इज कॉल्ड मिक्सिडीमा। कई कंडीशन है जिसमें से एक हमने डिस्कस की है, क्रिटिनिज्म। इसमें कहीं कोई आयोडीन की डेफिशिएंसी की बात नहीं करी। ये दूसरी डिजीज डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है मिक्सिडीमा। इसमें भी आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है। इसमें अननोन कॉज की वजह से थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म है ये भी। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बहुत स्पेसिफिक रीजन उसके पता नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया। तो मिक्सिडीमा में क्या सिम्टम आएंगे? एक तो वजन बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है। न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, माइलिन के प्रोडक्शन के लिए थायरॉक्सिन रिक्वायर्ड है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए थायरॉक्सिन रिक्वायर्ड है। तो अगर थायरॉक्सिन नहीं होगा तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी के कम होने की वजह से इरिटेबिलिटी हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वेट गेन हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, इरेगुलर मेंसेस हो गए, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, वो डेवलप हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर नेचुरल है, मेटाबॉलिज्म की रेट कम हो गई तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लो बॉडी टेम्परेचर, लो BMR, लो BP, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सब कम हो जाएंगे। लो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम चला जाएगा, हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाएंगे, सीधी बात है। ये है मिक्सिडीमा। थर्ड कंडीशन है जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, उसको देख लीजिए। हाइपोथायराइडिज्म में आयोडीन डेफिशिएंसी ये होती है हिली एरियाज में, पानी में, या यूं कह सकते हैं फूड में आयोडीन की कमी है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो कहलाता है ग्वाइटर। ये भी एक तरह का, क्या बोला मैं, हाइपोथायराइडिज्म है, ग्वाइटर। इसमें TSH का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। TSH का प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा? एनलार्जमेंट। ये थायराइड ग्लैंड जो मैंने बताया ट्रेकिया में होती है, ये एनलार्ज हो जाएगी। तो ये कंडीशन कहलाती है ग्वाइटर। ग्वाइटर को कैसे ठीक किया जा सकता है? बाय जस्ट एडिंग आयोडीन, एक्स्ट्रा आयोडीन इन डाइट, इट कैन बी करेक्टेड। सिम्टम्स विल बी सेम, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, वीकनेस होगी, थकान होगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सेम सिम्टम जो अपन अभी देखे थे वो यहाँ पे भी होंगे। ये है डिजीज। तो कितनी डिजीज डिस्कस कर ली, लेट अस रिवाइज। चाइल्डहुड में अगर हुआ तो क्रिटिनिज्म, अडल्टहुड में हुआ तो मिक्सिडीमा, हाइपोथायराइडिज्म से, और थर्ड कंडीशन है ये ग्वाइटर। अब इसका जस्ट रिवर्स देख लीजिएगा, हाइपरथायराइडिज्म यानी कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4, ये डिजीज कहलाती है ग्रेव्स डिजीज। इसमें जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ब्लड प्रेशर ये भी बढ़ गया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेशेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ फीलिंग बर्निंग अप, ऐसा लगता है किसी ने अंदर आग जला दी हो, क्योंकि BMR बढ़ गई, इसलिए ऐसा होता है। कमजोरी इसमें भी आएगी,
ध्यान रख लेना आप, वीकनेस इसमें भी आएगी, ठीक है ना। ये कहलाता है एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर। देखिए ये जो डिजीज का नाम है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ऑप्थेल्मिक आईज, आई बॉल के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर इंक्रीज होने से ये आई बॉल्स दे प्रोट्रूड आउट, ये बॉडी से ऐसा लगता है बाहर निकल के आने वाली हैं, इसीलिए डिजीज का नाम है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। साइंटिफिक नेम इज ग्रेव्स डिजीज। ये थायराइड के अंदर होने वाले कैंसर का भी एक आउटकम हो सकता है ड्यू टू नोड्यूल्स और कैंसर इन थायराइड ग्लैंड। तो इसको करेक्ट करने के लिए सर्जरी होती है बाकायदा, और भी ड्रग्स हैं जिनका यूज होता है। दोनों चीजें डिस्कस कर ली हैं, हाइपोथायराइडिज्म जितना एनसीईआरटी में है और हाइपरथायराइडिज्म। जो दूसरा हार्मोन है जो प्रोड्यूस हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, और इन शॉर्ट calcitonin. This is directly related to the calcium metabolism, is regulated with the help of calcitonin. This hormone is responsible for deposition of calcium ions on bones and cartilage. Not only this, it also helps in building up of bones, cartilage, teeth and all. जहाँ पे भी बॉडी में कैल्शियम रिक्वायर्ड है स्टोरेज पर्पस के लिए, हार्डनेस के लिए, मजबूती के लिए, वहाँ पे ये हार्मोन कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, हाइपो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, हाइपो कैल्सेमिक हार्मोन मीन्स decreases plasma calcium levels and stimulates what? It stimulates deposition of calcium on bones, making them stronger. ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैल्सिटोनिन का। कैल्शियम अपने बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक फंक्शन है इट मेक्स द बोन्स स्ट्रॉन्गर, इट हेल्प्स, दिस हार्मोन हेल्प्स इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन्स एंड मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्गर। अगर ये हार्मोन कम हो गया तो बोन्स कमजोर हो जाएंगी, प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस ग्लैंड में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।